हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के इंट्रोडक्शन लिया था और उसकी परिभाषा और किस प्रकार की उम्र में और कब कैसा भोजन देना चाहिए उसको अपन ने थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ा था। और आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि कल अपन पढ़ेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। मतलब संतुलित आहार को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ लिंक। लिंक लेने के लिए मैं आपको लिंक लेती हूँ और लिंक में ये बताती हूँ आपको कि लिंग मतलब सेक्स, कि वो जेंडर क्या है उसका, लड़की है, लड़का है या थर्ड जेंडर है। स्त्री एवं पुरुष के शारीरिक संरचना में जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त भिन्नता होती है। साथ ही आकार, भार, क्रियाशीलता आदि में भी अंतर होता है। इन कारणों से दोनों की ही भोजन मांगों में भी अंतर होता है। वैज्ञानिक शोधों एवं अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि 10 से 12 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं की वृद्धि एक सी होती है। अपन ने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था और अपन ने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी थी, तब अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये जो होता है 10-12 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं की वृद्धि एक सी होती है, परंतु इसके बाद दोनों की शारीरिक संरचना एवं व्यापक अंतर आता है। अतः किशोर मतलब जब 14-15 साल के होने लगते हैं, 12-16 साल के होने लगते हैं, अब तो और भी कम हो गया है, तब लड़के और लड़कियां, बालक और बालिकाओं की लंबाई, भार, क्रियाशीलता आदि में अंतर आता है। इन्हीं कारणों से पोषक तत्वों की मांग में भी काफ़ी भिन्नता हो जाती है। अब उनको अलग अलग तरह का देना पड़ता है। मतलब पोषक तत्व खाना तो वही होता है, घर में ही बनता है, लेकिन पोषक तत्व की डिमांड जो होती है वो अलग हो जाती है। दोनों के हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। हार्मोन्स भी अलग तरह के, हार्मोन्स लगभग तो एक ही होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं, लड़के में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। तो ये सब है, क्रियाशीलता का भी फर्क पड़ता है, तो उनकी मांग में काफ़ी भिन्नता आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में स्त्री की अपेक्षा पुरुष का शरीर भार, लंबाई, शरीर का क्षेत्रफल, आकार, क्रियाशीलता आदि अधिक होता है। प्रौढ़ावस्था मतलब जैसे जैसे पुरुष बड़ा होता है, और प्रौढ़ावस्था तो मैं कहूँगी वयस्कावस्था के बाद से ही शुरू हो जाता है कि स्त्री की जो हाइट होती है वो कम होती है लगभग, ज़्यादा मैक्सिमम यही है, कोई रेयर केसेस जो होते हैं या एक्सेप्शनल अलग होता है। और लंबाई ज़्यादा होती है, भार ज़्यादा होता है लड़कों का, शरीर का क्षेत्रफल, आकार और उनकी क्रियाशीलता। अब आज के ज़माने में मैं क्रियाशीलता तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इसमें लिखा है तो मैं पढ़ा देती हूँ कि क्रियाशीलता भी अधिक होती है। हो सकता है, लेकिन आजकल लड़कियां भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, जॉब में भी जाती हैं, काम भी बिल्कुल लड़कों के बराबर करती हैं, घर में भी काम करती हैं, तो क्रियाशीलता तो लगभग एक सी होती है। लेकिन इसमें लिखा है, बता भी देते हैं, और कई घरों में या ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों के अंदर भी क्रियाशीलता हो सकता है कि स्त्रियों में कम और पुरुषों में ज़्यादा होती है। इस चीज़ को तो मैं क्वेश्चन मार्क ही दूंगी। इस कारण पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहले लोगों का यह मानना था कि स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक लौह तत्व मतलब आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मासिक स्राव के कारण शरीर से यह अधिक मात्रा में लौह तत्व निकल जाता है। परंतु हाल ही की कुछ जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि लौह तत्व जो होता है पुरुष को भी अधिक चाहिए, क्योंकि लौह तत्व का काम ऑक्सीजन को वहन या ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। लोहा हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। जो लौह तत्व होता है वो रक्त के हीमोग्लोबिन में होता है। यह ऑक्सीजन परिवहन के लिए, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो अपनी ऑक्सीजन आती है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो उसको पहुंचाने का कार्य भी लोहे के आयरन मतलब खून के द्वारा होता है। और खून जो होता है
लोहा खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और जो ब्लड होता है वो एक लिक्विड होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हर ऑर्गन को जितनी ज़रूरत होती है उतना देने का कार्य करता है। हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वहीं से जो वो लेकर आता है खून, हमारा ब्लड, वो ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम छोड़ते हैं। तो शरीर के क्षेत्रफल के अनुसार होता है, पुरुष के शरीर का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः उन्हें अधिक मात्रा में लोह तत्व की आवश्यकता होती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं एज या उम्र। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों में उम्र भी एक महत्वपूर्ण कारक है। शिशुओं तथा बढ़ते बालकों में सभी पौष्टिक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों की मांग बढ़ जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद तो लगभग शारीरिक वृद्धि की जो गति होती है वो काफ़ी पहले तो तेज होती है और फिर धीमी हो जाती है। शैशवावस्थाओं से अधिक तीव्र गति में शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि का क्रम देखें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि 0 से 12 महीने तक की उम्र तक सर्वाधिक कार्य शारीरिक विकास होता है। जन्म के बाद की बात कर रही हूँ, जन्म से पहले तो बहुत ज़्यादा होता है। जन्म के समय जिस बालक का वजन 3 किलो होता है, 6 माह में वही दुगना 6 किलोग्राम के लगभग प्राप्त कर लेता है, तथा 12 माह तक का बालक अपने जन्म के वजन में 3 गुना तक वजन अर्थात 9 किलो तक वजन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भी 1 से 5 वर्ष की उम्र तक बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से अधिक होता है। इसके बाद के वर्षों में विकास की गति थोड़ी मंद हो जाती है तथा किशोरावस्था में फिर से एक बार बढ़ जाती है। वो थोड़े दिनों के लिए बढ़ती है, 1 साल के लिए। उस समय लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा फर्क नज़र आने लगता है। और प्रौढ़ावस्था होती है जो किशोरावस्था के बाद की जो मीडियम वाली जो अवस्था होती है, में शारीरिक बढ़वार रुक जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उस समय ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब बताया था कि वृद्धि और विकास तो आप कितना भी करती रहिए, लेकिन ग्रोथ जो होती है जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ये रुक जाती हैं परंतु शरीर में होने वाली टूट फूट का पुनर्निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ावस्था में सभी भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। वृद्धावस्था में शारीरिक वृद्धि तो रुक ही जाती है, साथ ही शरीर में शिथिलता एवं निष्क्रिय हो जाता है, मतलब कई प्रकार की बीमारियां आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर में नई कोशिकाएं, तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, साथ ही कोशों में टूट फूट भी अधिक होती है। परिणामतः विनाशात्मक क्रिया बढ़ जाती है। अगर ध्यान न रखी जाए तो ज़्यादा हो जाती है, वरना वृद्धावस्था तो एक अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है और बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी रखना अच्छा लाइफ स्टाइल रखना आवश्यक होता है। साथ ही कोशों में टूट फूट भी अधिक होती है, परिणाम तरह विनाशात्मक क्रिया बढ़ जाती है। बुढ़ापे में कई प्रकार के रोगों को कब्जा भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं हो, परंतु जनरली होता है। अतः वृद्धावस्था में सुरक्षात्मक एवं शरीर निर्माणात्मक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा जो आता है शारीरिक क्रियाशीलता, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो कि अपन पढ़ चुके हैं और पढ़ लेते हैं। पौष्टिक तत्वों की मांग व्यक्ति को शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। शारीरिक परिश्रम के आधार पर क्रियाशीलता को 3 भागों में बांटा गया है। ये अपन पहले बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना के, एक तालिका बना के और ग्लैंसेस के अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में सबसे पहले है, आपको भी अजीब लगेगा कि क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपके सिलेबस में ही है। पहली है अधिक क्रियाशील व्यक्ति, हैवी वर्कर। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः इन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है।
मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, बोझा ढोने वाला व्यक्ति है, कुली है, रिक्शा चालक है, पत्थर तोड़ना, क्योंकि उनको शारीरिक वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, मैनेट्रेट वर्कर, मीडियम वर्क करने वाला, मतलब मॉडरेट जिसे कहते हैं। वे व्यक्ति जो हल्के फुल्के कार्य जैसे घरेलू कार्यों को करना इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन्हें अधिक क्रियाशील व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कम ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षक है, गृहिणियाँ हैं, चपरासी, डाकिया, बस कंडक्टर, क्लर्क, महिला। मेरे को समझ नहीं आया इसमें क्लर्क और महिला क्यों दिया है। क्लर्क अगर आदमी है तो भी ज़रूरत है, महिला है तो भी ज़रूरत है, लेकिन चलिए ठीक है। मध्यम क्रियाशील के अंदर आप ये मान लीजिए कि जिनका क्रियाशीलता ज़्यादा नहीं होती और कम भी नहीं होती, वो मध्यम में आते हैं। तीसरा है साधारण क्रियाशील व्यक्ति, सेडेंट्री वर्कर। वे व्यक्ति जो केवल मानसिक कार्य करते हैं, जैसे आजकल कॉरपोरेट के अंदर हो गया है कि केवल मानसिक कार्य करते हैं तथा घरेलू कार्यों और हल्के फुल्के कार्य भी नहीं करते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे चिकित्सक, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी, या ये तो इसमें शायद ये पुराना ये सारा दे रखा है, वरना आजकल कॉरपोरेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा बैठ के, या आजकल जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हम लोग को भी बैठ के ही ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो हम लोगों को भी कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। और आप लोग भी आजकल कॉलेज नहीं आ रहे, क्रियाशीलता नहीं कर रहे, घर में काम कर रहे हैं या अपने खेतों में काम कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन खाली ऑनलाइन है तो आप भी इस समय साधारण क्रियाशील व्यक्ति के अंतर्गत ही आएंगे। तो इन्हें मध्यम अधिक क्रियाशील व्यक्ति से भी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की या तत्वों की आवश्यकता होती है। अब 4th नंबर पर आता है स्वास्थ्य या हेल्थ। शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग हेल्थ पर भी निर्भर करती है कि आपकी बीमारी कौन सी है, किस प्रकार की बीमारी से आप पीड़ित हैं, उसमें कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता है, किसकी कम आवश्यकता है। कि बीमारी या अस्वस्थता की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, परंतु कुछ बीमारियों में किन्हीं पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है तो किन्हीं की घट भी जाती है। पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु कई बीमारियों की अवस्था में आधारीय चयापचयन दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR कहते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो लेटा रहता है, अंदर के तो अंग काम करते ही है ना, वो बढ़ जाती है जैसे बुखार की दशा में, तथा शरीर के कोषों एवं तंतुओं में भी अधिक टूट फूट होता है। अतः शरीर को निर्माणात्मक सुरक्षात्मक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। हाँ, भोजन के स्वरूप में अवश्य अंतर आ जाता है। जैसे ठोस आहार के स्थान पर हम सेमी लिक्विड, जैसे अर्ध तरल या लिक्विड डाइट देते हैं। रोगों की स्थिति के अनुसार पौष्टिक तत्वों की मांग निर्भर करती है। इसका जो उपचारात्मक जो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन है, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस बीमारी में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने सारी बीमारियाँ पढ़ी थी। अब 5वें पॉइंट पर आइए, जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड सीजन। प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों में लोग रहते हैं, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, तो अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों को की अपेक्षा, मतलब जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनको गर्म प्रदेश में रहने वालों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में शरीर को सर्दी से बचाने हेतु तथा शरीर के ताप की सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है। अतः उनके भोजन में वसा एवं कार्बोज युक्त भोजन की अधिकता होती है। ग्रीष्म प्रदेशों, जहाँ पे ग्रीष्म होता है, लोगों को कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यदि वे ठंडे प्रदेश के लोगों की तरह ही ऊर्जा उत्पादक एनर्जी यील्डिंग फूड का सेवन करने लगेंगे तो शीघ्र ही मोटापे के
या ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ओबेसिटी आई उसके साथ में कई बीमारियां और इनवाइट कर देती है, वो अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि वो सब उसकी फ्रेंड्स होती हैं। 6 नंबर पर आते हैं अपन, विशिष्ट शारीरिक अवस्था, स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन। कुछ विशेष शारीरिक अवस्था की दशा में, जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, जिसे लैक्टेटिंग पीरियड भी कहते हैं, जब माँ दूध पिला रही होती है, दुर्घटना के बाद, ऑपरेशन के बाद या कोई शल्य चिकित्सा क्रिया हुई हो के बाद शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग साधारण अवस्था से बढ़ जाती है। अब जैसे गर्भावस्था है या प्रेगनेंसी पीरियड है, तो गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किया गया भोजन से ही गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। गर्भकाल में एक ही साथ 2 जीवों का पोषण होता है, इसलिए पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। यदि गर्भावस्था में माता अपर्याप्त भोजन ग्रहण करती है तो शिशु को पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वह रक्त अल्पता जैसे पोषण न्यूनता जनित बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शिशु का भार कम हो जाता है। कम वजन के शिशु का जन्म होता है, इसलिए गर्भकाल में पोषण तत्वों की मांग बढ़ जाती है। धात्री अवस्था, लैक्टेटिंग पीरियड, इसको भी अपन पढ़ चुके कि जन्म के बाद पढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय अपन विस्तृत में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जन्म के बाद शिशु का पोषण माता के दूध में होता है। एक स्वस्थ सुपोषित माता के स्तनों में प्रतिदिन 500 से 1000 ml तक दूध का उत्पादन होता है। अतः दूध उत्पादन हेतु पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूध का उत्पादन तभी तो होगा जब वो पौष्टिक तत्व खाएगी। शल्य क्रिया, दीर्घावधि बुखार, मतलब बहुत लंबे से बुखार में हो, या क्षय रोग जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, दुर्घटना होने पर, रक्त अल्पता या एनीमिया या रक्त की कमी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, दीर्घावधि बीमारी की स्थिति में शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अतः शरीर निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक भोजन तत्वों की मांग बढ़ जाती है। ये तो धात्री अवस्था में। संतुलित आहार के लिए भोजन में उचित अनुपात में एवं मात्रा में कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल होना आवश्यक है, जिससे कि उसका पोषण हो सके। ये थी धात्री अवस्था। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रभावित करती हैं संतुलित आहार को, मतलब कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। ये सब चीज़ें बैलेंस डाइट को अफेक्ट करती हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व तो ये क्या क्या किए बताया मैंने आपको, ये बताया लिंग बताया, सेक्स, दूसरा एज बताई, फिर मैंने आपको एज में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बताई। एज के बाद में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको हैवी, मॉडरेट, सेडेंट्री, फिर उसके बाद मैंने आपको हेल्थ बताया, क्लाइमेट एंड सीज़न बताया, स्पेसिफिक फिज़िकल कंडीशन जैसे गर्भावस्था है, धात्री अवस्था, ये बताया। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मैं बता दूं कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो आहार विषयक खोज हुई थी उसमें केवल इस बात पर ध्यान दिया गया था कि भारतीय जनता किस तरह का भोजन ग्रहण करती है। ये मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय जो पोषण के WHO यूनिसेफ के बारे में बताया था, तो उसमें भी उन लोगों ने रिसर्चेस की हैं। वे अपने भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं, परंतु इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया कि भारतीयों के भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों का समावेश किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस, जिसे ICMR कहते हैं, कि भोज्य विशेषज्ञों ने 1993 में भारतीयों के लिए भोज्य तत्वों की दैनिक आवश्यकताओं की सिफारिश की, जिसको कि मैं सारिणी मतलब जिसे कहते हैं ना कि तालिका या लिस्ट के रूप में आपको मैं PDF कर दूंगी। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए, और वो जो PDF है उसके आप नोट्स निकाल लीजिएगा और उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। थैंक यू।